नमस्कार दोस्तों, LIS लर्निंग एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। सभी विद्यार्थियों का दोस्तों YouTube चैनल पर स्वागत है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस दोस्तों, जो पंजाब लाइब्रेरियन एग्ज़ाम के लिए, पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम के लिए जो हमारी दोस्तों क्वेश्चन सीरीज चल रही है प्रीवियस पेपर की, दोस्तों आशा करता हूँ आपको क्लासेस बड़ी पसंद आ रही होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद भी है और आप अच्छे से क्लासेस का दोस्तों रिस्पांस भी दे रहे हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हो दोस्तों, आज का जो हमारा पेपर बचा हुआ था उस पेपर के जितने भी क्वेश्चन बाकी रहते हैं हम उन क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, उनको करने का प्रयास करेंगे पूरा। और ये पेपर आपके लिए बताया था कि ये पेपर ऐसा था कि आपके पूरे सिलेबस को एक तरह से कवर करता है, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाया हुआ है इस पेपर में, तो इसीलिए ये पेपर आपके लिए करवाया जा रहा है दोस्तों। अभी तक हमने 65 क्वेश्चन इस पेपर के किए थे। इसके अलावा अभी तक हमारी 5 टेस्ट सीरीज हो चुकी है। और लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस क्वेश्चन सीरीज की बात करें, MCQ सीरीज की बात करें तो 11 से 12 क्लासेस दोस्तों वो भी हो चुकी है। प्ले लिस्ट बनी हुई है YouTube चैनल पर, आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं दोस्तों। तो अभी तक दोस्तों आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया तो ज़रूर कर देना दोस्तों। तो शुरू करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है देखना दोस्तों ध्यान से, कि रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन कंप्यूटर्स इज कॉल्ड। कंप्यूटर के अंदर दोस्तों जो रिजल्ट प्राप्त होता है ना, उसे क्या बोला जाता है? कि रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन कंप्यूटर्स इज कॉल्ड। आपके कंप्लीट यूनिट है ICT की कंप्यूटर की दोस्तों, तो बेसिक सी बात है, कंप्यूटर बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर है, उससे भी क्वेश्चन आएंगे। और कंप्यूटर का लाइब्रेरी के अंदर क्या यूजेज है उससे भी क्वेश्चन आएंगे, और लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के भी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ऑप्शन ए है हार्डवेयर, ऑप्शन बी है इनपुट, ऑप्शन सी है आउटपुट और ऑप्शन डी है सॉफ्टवेयर। कि रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन कंप्यूटर्स इज कॉल्ड। कंप्यूटर में जो रिजल्ट परिणाम प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी इनपुट, ऑप्शन सी आउटपुट और ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 66 जो हमारा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखना दोस्तों, जो हम बोलते हैं ना कि आउटपुट क्या प्राप्त हुआ, आउटपुट में क्या मिला, तो दोस्तों आउटपुट से याद रखना रिजल्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कि रिजल्ट प्राप्त होता है आउटपुट। रिजल्ट प्राप्त होता है तो उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट प्राप्त बोलते हैं दोस्तों। क्लियर? अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना दोस्तों। द इंसडॉक इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। इंसडॉक का पूरा नाम क्या है? इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इज फाउंडेड इन। कि इंसडॉक कब स्थापना हुई थी, फाउंडेड कब हुआ था इंसडॉक, जो कि एक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है और आपके सिलेबस में भी है दोस्तों। ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1956 और ऑप्शन डी 1942। तो बताइए दोस्तों इंसडॉक है वो कब फाउंड हुआ था, कब फाउंडेड हुआ था, उसका वर्ष क्या था, ईयर क्या था इंसडॉक का स्थापना वर्ष की बात करें तो। दोस्तों इंसडॉक आपको बहुत बार पहले भी करवा दिया और आपने भी पढ़ा है, तो इंसडॉक का राइट आंसर इनमें से क्या होगा दोस्तों बताइए? राइट आंसर बताइए दोस्तों इसका क्या होगा? याद रखना कि कंप्लीटली इसका राइट आंसर है दोस्तों 1952। क्या है? 1952। इंसडॉक आज है बेसिकली 1952, लेकिन जब 1952 ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, जब 1952 ऑप्शन में ही नहीं दिया गया तो हम क्या करेंगे? तो याद रखना जब ऑप्शन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग, यानी जो ये एग्जाम पेपर था इसकी जो ऑथेंटिक आंसर की थी, फाइनल आंसर की थी, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर माना है दोस्तों 1951, ऑप्शन ए। तो अगर 52 दिया होता यहाँ ऑप्शन में तो मानते उसको, लेकिन जब 52 दिया ही नहीं है तो क्या मानेंगे? 51। और इस क्वेश्चन पेपर में भी क्या माना गया इसका राइट आंसर फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग? 1951 दोस्तों। लेकिन 1952 आपको बता रहा हूँ बिल्कुल राइट है। अगर 1952 मिलता नहीं है ऑप्शन में तो 1951 राइट होगा। क्लियर दोस्तों? कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, देखना ध्यान से, कि द प्रोसेस बाई विच ए लाइब्रेरी कैन आइडेंटिफाई एक्टिव कलेक्शन फॉर रीप्रोसेसिंग इज। कि द प्रोसेस बाई विच ए लाइब्रेरी कैन आइडेंटिफाई एक्टिव कलेक्शन फॉर रीप्रोसेसिंग इज क्या कहलाता है दोस्तों बताइए? देखो दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि एक पुस्तकालय द्वारा पुनः प्रक्रिया हेतु कार्यशील संग्रह को पहचानने की युक्ति है। ऑप्शन ए स्थानीय परिवर्तन का सिद्धांत, ऑप्शन बी परासरण का सिद्धांत, ऑप्शन सी निर्दयता का
उपसूत्र और ऑप्शन डी प्राधान्य का उपसूत्र। तो इंग्लिश की हम बात करें तो दोस्तों ये कैनन्स एंड प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएंस होता है या प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस होगा, ऑप्शन सी कैनन ऑफ एसरनेबिलिटी होगा या डी कैनन ऑफ प्रीपोटेंस होगा। तो बताइए दोस्तों 68 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या होगा, जिसमें एक्टिव कलेक्शन को रीप्रोसेसिंग करने की लाइब्रेरी के अंदर प्रक्रिया होती है, जिस नियम के तहत, जिस प्रिंसिपल के तहत दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, याद रखना ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस। क्या होगा इसका राइट आंसर, प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 का, याद रखना दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स। क्या लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स इज द एग्जाम्पल ऑफ विच फेज रिलेशन इन सीसी। विच फेज रिलेशन इन सीसी की कॉलन क्लासिफिकेशन दोस्तों, उसके अंदर एक चैप्टर होता है फेज रिलेशन का, दशा संबंध का। तो दशा संबंध का एग्जाम्पल दिया है हमें मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स। तो ये जो मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स है ना दोस्तों, ये कौन से फेज रिलेशन का एग्जाम्पल है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है कंपैरिजन, ऑप्शन बी है जनरल, ऑप्शन सी है इन्फ्लुएंस और ऑप्शन डी है दोस्तों बायस। तो याद रखना ये कुल 6 होते हैं दशा संबंध, या 6 दशा संबंध है दोस्तों। उनका अलग अलग है, किसी के लिए सामान्य हो तो जनरल का यूज, आधार हो तो बायस का यूज, तुलना करेंगे तो कंपैरिजन का यूज, और कोई प्रभाव पड़ रहा है तो इन्फ्लुएंस का यूज, और कोई अंतर है तो डिफरेंस का यूज होगा दोस्तों। इस तरह रहने वाला है। तो अब बताना है मैथमेटिक्स जो है हमारा मैथमेटिक्स है। अगर बात करें फेज रिलेशन की, तो फेज रिलेशन दोस्तों मुख्यतः 3 टाइप के हैं। एक तो आता है इंट्रा एरे आता है, इंट्रा फेज आता है, इंट्रा सब्जेक्ट आता है। 3 प्रकार के होते हैं फेज रिलेशन। हमें बताना है मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स है वो किसका प्रकार है, कंपैरिजन का है या जनरल का है या इन्फ्लुएंस का है या बायस का है। इसके अलावा डिफरेंस भी होता है दोस्तों। तो बताना है कौन से प्रकार का है। तो बताइए 69 के क्वेश्चन आंसर क्या होगा दोस्तों। अगर आपने दोस्तों मुझसे कॉलन क्लासिफिकेशन की पढ़ी है, अगर क्लासेस ली है प्रैक्टिकली, तो आपको मैंने बताया हुआ है, हिंट दी हुई है कि अगर 4 लगा हो तो कौन सा होता है, 2 लगा हो तो कौन सा होता है, सब बताया हुआ है दोस्तों। तो याद रखना, अभी आपको अगर कॉलन क्लासिफिकेशन किसी को प्रैक्टिकली लर्न करना है, सीखना है, तो दोस्तों LIS लर्निंग एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप सीख सकते हैं। इसके अलावा इस एप्लीकेशन के ऊपर पंजाब लाइब्रेरियन का जो जनरल पेपर होगा, जिसमें मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, कंप्यूटर वगैरह आएंगे दोस्तों, तो उसके फ्री मॉक टेस्ट सीरीज फ्री, बिल्कुल फ्री दोस्तों अवेलेबल है। तो LIS लर्निंग एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप पंजाब लाइब्रेरियन एग्जाम के जनरल पेपर की तैयारी कर सकते हैं। फ्री मॉक टेस्ट है बिल्कुल दोस्तों। क्लियर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 69 क्वेश्चन का बायस। क्या होगा, बायस यानी आधार। क्या होगा, क्या रिलेशन था इनमें, आधार या बायस का रिलेशन था दोस्तों। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारे 70 नंबर क्वेश्चन। What is the period of time used to represent LED in colon classification? What is the period of time used to represent LED in colon classification? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में LED का प्रतिनिधित्व करते समय की अवधि क्या है, टाइम ऑफ पीरियड बताना है LED का प्रतिनिधित्व करते समय। ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 40 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष या ऑप्शन डी 20 वर्ष। तो बताइए दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। व्हाट इज द पीरियड ऑफ टाइम यूज्ड टू रिप्रेजेंट LED इन कॉलन क्लासिफिकेशन। तो याद रखना इसका ईयर होता है दोस्तों 10 साल। कितने साल, 10 ईयर्स ओनली। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 10 ईयर्स इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 71।
देखिए दोस्तों ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहता है कि हु गेव द मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, कि विषय निर्माण की जो विधियां हैं दोस्तों, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, वो किसने दी थी? ऑप्शन ए जे मार्टिन, ऑप्शन बी एस सी ब्रैडफोर्ड, ऑप्शन सी डीजे फॉस्केट और ऑप्शन डी रंगनाथन। तो कल की क्लास में दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चन करवा भी दिए थे, आए भी थी, और मैंने ये भी कहा था एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो अब बताइए, मैंने बताया था कि सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मेशन मोड्स है कौन सी बुक में और किसने दिया था, ये भी बताया था। तो 71 का आंसर दीजिए दोस्तों, आप खुद देंगे 71 का आंसर। तो दोस्तों मोड्स ऑफ फॉर्मेशन सब्जेक्ट को दिया था हमारे भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर रंगनाथन जी ने, और अपनी पुस्तक में बताया था वीडियो को सर्वप्रथम प्रोलोगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में, प्रोलोगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन बुक में, जो कब आई थी? 1937 के अंदर आई थी दोस्तों, उसमें बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रंगनाथन जी मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट को दिया था, विधियों को निर्माण किया था। किसकी विधियों का निर्माण? विषय निर्माण की विधियों किसने बताई? रंगनाथन जी ने बताई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इन द मेडिकल साइंस मेन क्लास ऑफ सीसी द आइसोलेट ट्रीटमेंट इज कैटेगरीज एज। दोस्तों देखो कि प्रैक्टिकली नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम पेपर में आ रहे हैं, आपके भी आने के पूरे चांसेस है। अगर आपने सीधा रटा मारा है तो दोस्तों प्रैक्टिकली कॉलन क्लासिफिकेशन, डीडीसी, इनसे आप तुक्का लगा सकते हैं। अगर आपने प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा हुआ इनको तो आप दोस्तों तुक्का ही लगा सकते हैं। अगर प्रैक्टिकली पढ़ा हुआ है तो आप इसका राइट आंसर दोस्तों आसानी से दे सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? इन द मेडिकल साइंस मेन क्लास ऑफ सीसी द आइसोलेट ट्रीटमेंट इज कैटेगरीज एज। तो आपको पता है कैटेगरीज, फंडामेंटल कैटेगरीज 5 टाइप की है, PMEST, PMST। तो हमें ये ट्रीटमेंट वर्ड दिया गया है ना, इसका बताना है कि ये कौन सी कैटेगरी के अंदर है? मेडिकल साइंस के अंदर। और मेडिकल साइंस कौन सी मेन क्लास के अंतर्गत आता है दोस्तों? एल मेडिसिन के अंतर्गत आएगा। कॉलन में क्या होगा? एल के अंदर। अब इसमें बताना है कि जो ट्रीटमेंट होता है ना वो कौन से प्रकार का आइसोलेट है। ऑप्शन ए एनर्जी आइसोलेट, ऑप्शन बी मैटर आइसोलेट, ऑप्शन सी पर्सनालिटी आइसोलेट और ऑप्शन डी टाइम आइसोलेट। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? कोई भी डिजीज होता है, कोई भी रोग होता है, तो रोग के इलाज के लिए क्या किया जाता है दोस्तों? उपचार किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। और डिजीज है जो कि एनर्जी आइसोलेट में आता है, और जब डिजीज होता है तो डिजीज का ट्रीटमेंट भी होता है दोस्तों, तो वो भी एनर्जी आइसोलेट में आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। याद रखना एनर्जी आइसोलेट में आएगा। और एनर्जी आइसोलेट की अगर बात करें सिंबल क्या होता है, तो होता है कोलन। क्या होता है दोस्तों? कोलन एनर्जी का सिंबल होता है। योजक चिन्ह क्या होता है? एनर्जी आइसोलेट का कोलन दोस्तों। क्लियर? अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि कौन से इनमें से प्राइमरी सोर्सेज है? तो मैंने बताया था आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी सोर्सेज कौन से होते हैं। तो ऑप्शन ए है स्टेट ऑफ द आर्ट, ऑप्शन बी मैन्यूस्क्रिप्ट, ऑप्शन सी डिक्शनरी और ऑप्शन डी बुक। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा प्राइमरी सोर्सेज का एग्जाम्पल है? कौन सा होगा दोस्तों? स्टेट ऑफ आर्ट होगा, मैन्यूस्क्रिप्ट होगा, डिक्शनरी होगा या बुक होगा? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका मैन्यूस्क्रिप्ट। क्या है? मैन्यूस्क्रिप्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी मैन्यूस्क्रिप्ट, जो कि प्राइमरी सोर्सेज का एग्जाम्पल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एनोटेशन? व्हाट इज एनोटेशन? क्या है एनोटेशन? क्या है? ऑप्शन ए स्पेशल फीचर ऑफ ए पब्लिकेशन, ऑप्शन बी ए समरी ऑफ ए बुक, ऑप्शन सी ए बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पब्लिकेशन और ऑप्शन डी परफेस एंड फॉरवर्ड कंटेंट इन ए बुक। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर इसका क्या होगा? एनोटेशन क्या है? स्पेशल फीचर ऑफ ए पब्लिकेशन है, या ए समरी ऑफ ए बुक है, या ए बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पब्लिकेशन है, या प्रीफेस एंड फॉरवर्ड कंटेंट इन ए बुक है। दोस्तों क्या होगा एनोटेशन इन ऑप्शन में से? अगर आपको हिंदी में भी पढ़ना है तो दोस्तों हिंदी में भी पढ़ सकते हो। क्वेश्चन क्या कहता है
कि एनोटेशन क्या है। एक प्रकाशन की विशेष खूबियां हैं, एक पुस्तक का सारांश है, किसी प्रकाशन का व्यंग्यात्मक विवरण है, या पुस्तक में समाहित भूमिका और प्रकथन है। तो ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा इसका कि एनोटेशन एक प्रकाशन की विशेष खूबियां होती है। एनोटेशन ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा कि एनोटेशन क्या है, स्पेशल फीचर ऑफ ए पब्लिकेशन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 75। ओपन जनरल एक्सेस सिस्टम इज मैनेज्ड इन इंडिया मेनली बाई, कि जो ओपन जनरल एक्सेस सिस्टम है उसको इंडिया में मेनली किसने मैनेज किया है। ऑप्शन ए द ICSSR, ऑप्शन बी द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, और ऑप्शन सी द इनफ्लिब सेंटर, ऑप्शन डी द CSIR। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। ओपन जनरल एक्सेस सिस्टम को इंडिया में मैनेज किसने किया था, ये किया दोस्तों, तो इसको किया था, राइट ऑप्शन होगा दोस्तों द इनफ्लिबनेट सेंटर। क्या होगा कि इनफ्लिबनेट द्वारा ओपन जनरल एक्सेस सिस्टम को मैनेज किया गया था इंडिया में। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 76। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ INB, व्हाट इज द, क्या कहता है क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ INB। INB यानी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची। इसकी पीरियोडिसिटी क्या है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, अवधि क्या है, आवर्ती क्या है, कितने समय के अंतराल के बाद ये कितने टाइम में ये प्रकाशित होती है, पब्लिश्ड होती है दोस्तों। तो ऑप्शन ए है एनुअल, ऑप्शन बी है मंथली, ऑप्शन सी है वीकली, ऑप्शन डी है क्वार्टरली। तो बताइए INB की पीरियोडिसिटी क्या होगी, एनुअल होगी, मंथली होगी, वीकली होगी या क्वार्टरली होगी दोस्तों, बताइए। राइट आंसर 76 का राइट आंसर क्या होगा। बहुत बार ये क्वेश्चन करवाया भी हुआ है और दोस्तों आपने पढ़ा भी है, तो राइट आंसर आप देंगे, जरूर देंगे। एक INB का याद रखना है और एक BNB का याद रखना है दोस्तों। BNB यानी ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है पीरियोडिसिटी ऑफ INB, तो INB की पीरियोडिसिटी होती है दोस्तों मंथली, यानी मासिक, हर एक महीने से INB प्रकाशित होती है। अब BNB की आवृत्ति क्या होती है ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे दोस्तों। राइट आंसर BNB की आवृत्ति या पीरियोडिसिटी क्या होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्विचिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा एक स्विचिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों। ऑप्शन ए पैकेट, ऑप्शन बी सर्किट, ऑप्शन सी राउटर या ऑप्शन डी मैसेज। तो बताइए दोस्तों कौन सा एक स्विचिंग सिस्टम नहीं है। पैकेट नहीं है, सर्किट नहीं है, राउटर नहीं है या मैसेज नहीं है। बताइए दोस्तों पैकेट, सर्किट, राउटर, मैसेज। तो बताना चाहूँगा 77 की अगर बात करें तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राउटर। राउटर एक स्विचिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों, बल्कि पैकेट, सर्किट और मैसेज एक प्रकार के स्विचिंग सिस्टम हैं दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन। इफ ए कैटलॉग रिप्रेजेंट्स द कलेक्शन ऑफ वेरियस लाइब्रेरीज देन इट इज कॉल्ड एज, इफ ए कैटलॉग रिप्रेजेंट्स द कलेक्शन ऑफ वेरियस लाइब्रेरीज then it is called as। ऑप्शन ए यूनियन कैटलॉग, ऑप्शन बी क्लासिफाइड कैटलॉग, ऑप्शन सी डिक्शनरी कैटलॉग या ऑप्शन डी सब्जेक्ट कैटलॉग। तो बताइए दोस्तों इफ ए कैटलॉग रिप्रेजेंट्स द कलेक्शन ऑफ वेरियस लाइब्रेरी, बहुत सारे पुस्तकालयों का संग्रह, कलेक्शन, तो दैट इज ए कॉल्ड, क्या कहलाएगा कि कौन सी सूची है जो कई पुस्तकालयों ने मिलाकर आपस में मिला ली, वो तो उसको क्या बोला जाएगा, यूनियन कैटलॉग, क्लासिफाइड कैटलॉग, डिक्शनरी कैटलॉग या सब्जेक्ट कैटलॉग। तो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा इसका, आप बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा संघ सूची, यूनियन कैटलॉग या संघ सूची, यूनियन कैटलॉग या संघ सूची।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 79। Which among the following is a free audiobook site? Which among the following is a free audiobook site? Option A Google Books, option B Virtua, option C Library, option D LibriVox। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छे से क्वेश्चन को रीड कीजिए और इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों कौन सा इनमें से एक फ्री ऑडियो बुक साइट है? तो फ्री ऑडियो बुक साइट की अगर बात करें तो इनमें से है लिब्रीवॉक्स। कौन सी है? लिब्रीवॉक्स। तो राइट आंसर होगा लिब्रीवॉक्स। क्लियर दोस्तों, फ्री ऑडियो बुक साइट है लिब्रीवॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन। When was the word information first used? कि सूचना शब्द का सर्वप्रथम पहले प्रयोग कब हुआ? तो ये भी आपको बताया हुआ है। ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1959, ऑप्शन सी 6052 और ऑप्शन डी 1960। तो 80 नंबर जो 80 नंबर हमारा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों कि इंफॉर्मेशन वर्ड है, टर्म है, उसका फर्स्ट यूज कब हुआ था? 1949 में, 1959 में, 1652 में या 1960 में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इंफॉर्मेशन वर्ड की अगर बात आ जाती है तो याद रखना है 1960, और इंफॉर्मेशन सोसाइटी शब्द की बात आ जाती है तो याद रखना है 1959। क्लियर दोस्तों, दोनों में अंतर, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन आपको याद रखना है। कुछ बार इंफॉर्मेशन सोसाइटी पूछ लिया जाता है, कुछ बार इंफॉर्मेशन का पूछ लिया जाता है, और ये पूछे गए ही क्वेश्चन है दोस्तों, कहीं और कहीं से तो अपने मनगढ़ंत बनाए हुए क्वेश्चन है नहीं, सभी एग्जाम पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। और एग्जाम पेपर में आए हुए क्वेश्चन आप जितने एनालिसिस, जितना रीड करोगे आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा दोस्तों। इसीलिए जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं मैं वही लेकर आपके लिए आया हूं, क्योंकि समय बहुत कम है, कम पढ़ लेंगे लेकिन जितना पढ़ेंगे वो बेनिफिशियल इंपॉर्टेंट होना चाहिए दोस्तों। इसीलिए मैंने बार बार अभी कहा था कि अब 10-20 जितने दिन बचे हैं कुछ नया पढ़ने से बचें, कंफ्यूज होने से बचें। मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट जितने निकाल सकते हो उतने दोस्तों निकालते रहिए। और सबसे बढ़िया जो भी रहता है स्टडी का आपका प्लान, तो एग्ज़ाम रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन पेपर निकालिए, एनालिसिस कीजिए। टॉपिक वाइज भी कर सकते हैं, यूनिट वाइज भी कर सकते हैं दोस्तों। हालांकि जो हमारी सीरीज चल रही है, मैंने पहले भी कहा था कि क्लासेस बढ़ा दी जाएगी। क्लासेस आपके लिए है, 1-2 दिन का और इंतज़ार कीजिए। आपकी यूनिट वाइज और हर एक पेपर आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा दोस्तों, जितने प्रीवियस ईयर पेपर हैं। तो आपकी तैयारी दोस्तों बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। केवल आपका कार्य ईमानदारी के साथ इतना ही है कि क्लास आप जितने दोस्तों चैनल्स में, ग्रुप्स में, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम सब में हो, वहाँ लिंक जरूर वीडियो का शेयर कर दें दोस्तों। क्लियर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बुक ऑफ अननाउन या डाउटफुल ऑथरशिप इज नाउन एज। ए बुक ऑफ अननाउन या डाउटफुल ऑथरशिप इज नाउन एज ए ब्लू बुक, ऑप्शन बी एप्रोक्रिफल बुक या ऑप्शन सी कनबुला या ऑप्शन डी एपोग्राफ। ये क्वेश्चन इस तरह समझ में आएगा आपको कि, ये देखो दोस्तों क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा कि अज्ञात, जो जानते नहीं है जिसे, या संदिग्ध लेखकत्व की पुस्तकों को कहा जाता है। कि अज्ञात या संदिग्ध लेखक होते हैं जिनकी पुस्तक होती है, जिनके हमें ये नहीं पता कि लेखक कौन है, उन पुस्तकों को क्या कहा जाता है? ब्लू पुस्तक कहा जाता है, एपोक्राइफल पुस्तक कहा जाता है, इनक्यूनेबुला पुस्तक कहा जाता है या एपोग्राफ कहा जाता है दोस्तों। 81 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। ब्लू बुक, एपोक्राइफल बुक, इनक्यूनेबुला या एपोग्राफ दोस्तों। 81 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना 81 का राइट आंसर होगा आपका कि अननोन या डाउटफुल वस्तुओं को या बुक्स को क्या कहा जाएगा? ऑथरशिप जिनकी होगी उनको कहा जाएगा एपोक्राइफल बुक कहा जाएगा। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज नॉट प्राइमरी फॉर एकेडमिक लाइब्रेरीज। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है दोस्तों। तो आपको बताया था इन निम्न में से कौन सा एकेडमिक लाइब्रेरी नहीं है, या जिसका पर्पज ही नहीं है, एकेडमिक से रिलेटेड नहीं है जो नेटवर्क,
ऑप्शन ए अर्नेट, ऑप्शन बी निकनेट, ऑप्शन सी डेलनेट, ऑप्शन डी इनफ्लिबनेट। तो बताइए जिसका एकेडमिक पर्पज नहीं है प्राइमरली, कौन सा नेटवर्क है इनमें से? 82 का क्या राइट आंसर बताया था दोस्तों? निकनेट बताया था मैंने। क्या बताया था? निकनेट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकनेट यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। यह भी क्वेश्चन आया था दोस्तों पहले कि इनमें से बताना है कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन ए ग्रीनस्टोन, ऑप्शन बी विंडो, ऑप्शन सी लिनक्स और ऑप्शन डी डी स्पेस। तो बताइए इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है दोस्तों? 83 में बताना है। तो दोस्तों डी स्पेस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, लिनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ग्रीनस्टोन भी है, लेकिन विंडो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, विंडो। ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर? विंडो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज द ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन स्कीम इज द फॉलोइंग। कि जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जो क्वेश्चन के ऑप्शन है उनमें से बताना है कि कौन सी क्लासिफिकेशन स्कीम की सबसे पुरानी विधि है, सबसे ओल्ड है दोस्तों। ऑप्शन ए डीडीसी, ऑप्शन बी बीसी, ऑप्शन सी यूडीसी और ऑप्शन डी सीसी। तो सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म की बात करें तो ऑप्शन ए में लिखा है डीडीसी। डीडीसी का पूरा नाम होता है दोस्तों डेव डेसिमल क्लासिफिकेशन, या डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, या ड्यूई डेवी क्लासिफिकेशन, ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन दोस्तों। ड्यू डेसिमल क्लासिफिकेशन है जिसको मेलविल डेवी द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, बी सी यानी बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। ऑप्शन सी यूडीसी, यूडीसी यानी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। और ऑप्शन डी दोस्तों सीसी यानी कॉलन क्लासिफिकेशन। तो 84 का राइट आंसर होगा दोस्तों आपका डीडीसी। सबसे पुरानी डीडीसी है क्लासिफिकेशन स्कीम, इन सब में से सबसे पुरानी क्या है? डीडीसी। क्लियर दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या पढ़ा दोस्तों हमने? डीडीसी। क्या पढ़ा? डीडीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 85। अगला क्वेश्चन कहता है कि अकॉर्डिंग टू द AACR2, AACR2 से याद रखोगे दोस्तों एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल पार्ट सेकंड। ये दोस्तों लाइब्रेरी कैटालॉगिंग की एक स्कीम है, विधि है पुस्तकालय सूचीकरण की। तो अकॉर्डिंग टू द AACR2, इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम आउटसाइड टू बी शो विदविन। कि जो अन्य स्थान से कोई भी सूचना लेते हैं ना, तो वो लिखने से या लिखेंगे ना, तो वो किन के मध्य लिखेंगे, किस सिंबल का यूज किया जाएगा? ऑप्शन ए है स्क्वायर ब्रैकेट, ऑप्शन बी है पैरेंथेसिस, ऑप्शन सी है एंजल ब्रैकेट और ऑप्शन डी है ब्रेसेस दोस्तों। तो समझने की कोशिश करना कि AACR2 के अनुसार बाह्य स्रोत यानी बाहरी स्रोत कोई भी सोर्सेज से प्राप्त इंफॉर्मेशन को, सूचना को निम्नलिखित के अंदर दर्शाया जाता है। किसके अंदर लिखा जाता है? बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक, कोण कोष्टक या मंझला कोष्टक, कौन से ब्रैकेट में लिखा जाएगा? तो दोस्तों ये आपको बताना है AACR2 के अनुसार दोस्तों। ये देखो दोस्तों, प्रैक्टिकली नॉलेज अगर आपको है तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटालॉगिंग से अगर प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो वहां पर दोस्तों 50-50 सिस्टम रह जाता है कि जिसको नॉलेज है वह तो उसका दोस्तों पढ़ के राइट आंसर दे पाएगा, नहीं तो दोस्तों और कोई ऑप्शन नहीं बचता। लगभग स्टूडेंट्स क्या करेंगे, तुक्का भी लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो अच्छे से क्या है, क्लासिफिकेशन कैटालॉगिंग ही तो प्रैक्टिकल पोर्शन है दोस्तों लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में। तो अगर उसको आप अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपका हर एक एग्जाम, चाहे जिसमें इंटरव्यू बेस्ड भी हो या आपके स्किल टेस्ट भी हो, तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा दोस्तों। फिर भी इस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चन रहते हैं हम उन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो AACR2 के अनुसार इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम आउटसाइड टू बी शोवन बिटवीन, किन के मध्य आएगी दोस्तों? इनमें से कौन से ब्रैकेट के मध्य आएगी? तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? याद रखना स्क्वायर ब्रैकेट इसका राइट आंसर होगा। ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट इसका
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट पास्ड इन द ईयर। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पहले भी बताया हुआ क्वेश्चन है कि जो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट है वो कब पारित हुआ था, कब पास्ड हुआ था। ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1954 और ऑप्शन डी 1963। तो मैंने बताया था कि डिलीवरी ऑफ बुक्स कब बना था। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट बना था दोस्तों 1954 में। 1954 के बाद में इसमें संशोधन हुआ, रिवाइजड आया 1956 में। रिवाइजड क्यों आया, इसमें न्यूज़पेपर और जर्नल्स को जोड़ दिया गया था। इस नियम के तहत, इस एक्ट के तहत क्या होता है कि कोई भी ऑथर अपनी बुक जब पब्लिश करता है, निकालता है, छपता है, लिखता है दोस्तों, जो भी करता है, उस बुक की 4 प्रतियां यानी 4 कॉपी 4 अलग अलग डिपॉजिटरी लाइब्रेरी में जमा करवानी, भेजनी आवश्यक होती है। और वो 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी कौन कौन सी है दोस्तों? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता, कॉनबेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई, एशियाटिक सोसाइटी मुंबई और दोस्तों दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली। ये 4 लाइब्रेरीज हैं डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज, जिसमें डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 के तहत दोस्तों प्रत्येक ऑथर को अपनी बुक की 4 कॉपी उन लाइब्रेरी में बिल्कुल फ्री सेंड करनी होती है, जमा करवानी आवश्यक होती है दोस्तों। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो ही गया दोस्तों 1954। अगर इसमें रिवाइजड या संशोधन की बात अगर कर लेते हैं तो याद रखना 1956। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, What term is used for entries at the back of main entry card referring to other card relating to a book? कि what term is used for entries at the back of main entry card referring to other cards relating a book? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों ट्रेसिंग, ऑप्शन बी है सीरीज नोट, ऑप्शन सी है नोट सेक्शन और ऑप्शन डी है टाइटल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्रेसिंग होगा, सीरीज नोट होगा, नोट सेक्शन होगा या टाइटल होगा दोस्तों। 87 कि किसी पुस्तक से संबंधित अन्य कैटालॉग कार्डों के लिए मुख्य प्रविष्टि यानी मेन एंट्री कार्ड के पृष्ठ भाग पर अंकित की जाने वाली प्रविष्टियों हेतु कौन सा पद होता है? ट्रेसिंग होता है, चेन प्रोसेस श्रृंखला टिप्पणी होती है, टिप्पणी अनुभाग होता है या आख्या होती है। ये मैंने आपको बताया भी था दोस्तों एंट्री के अंदर कि एंट्री जो बैक एंट्री है, बैक साइड मेन एंट्री लिखा जाता है, वो क्या किस कौन सी लिखी जाती है? तो बताया था दोस्तों 87 का ए है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग हमेशा कैटालॉग कार्ड के बैक साइड लिखी जाएगी और ट्रेसिंग के अंदर एडेड एंट्री बनाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ सब्जेक्ट कैटालॉग? कि सब्जेक्ट कैटालॉग है, बुक है, जो उसके लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ सब्जेक्ट कैटालॉग? ऑप्शन ए जे केशर, ऑप्शन बी एस आर रंगनाथन, ऑप्शन सी ए कटर और ऑप्शन डी ए जे कोट्स। तो बताइए दोस्तों सब्जेक्ट कैटालॉग के ऑथर कौन है? इनके अकॉर्डिंग, बुक के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि हु इज द ऑथर ऑफ सब्जेक्ट कैटालॉग। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी राइट होगा, ये बताना है दोस्तों 88 का। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ई जे कोट्स। क्या है? ई जे कोट्स है, जो कि सब्जेक्ट कैटालॉग के लेखक हैं, ऑथर हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 89 टेबल 2 इन डीडीसी। डीडीसी के अंदर जो टेबल 2 होती है 23वें संस्करण के अनुसार वो स्टैंड फॉर वो किसके लिए होती है दोस्तों? जो नवीनतम नया बिल्कुल संस्करण है डीडीसी का वो 23वां है और 23वें संस्करण के अनुसार बताना है कि टेबल जो 2 है वो किसकी होती है। बताइए दोस्तों किसकी होगी? ऑप्शन ए है लिटरेचर ऑफ सब डिवीजन, ऑप्शन बी स्टैंडर्ड सब डिवीजन, ऑप्शन सी ग्रुप ऑफ पर्सन्स और ऑप्शन डी लैंग्वेज डिवीजन। तो बताना चाहूँगा दोस्तों टेबल जो 2 है डीडीसी 23 एडिशन के अनुसार, ना कि 19वें संस्करण के अनुसार,
तो 23वें संस्करण के अनुसार इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लिटरेचर ऑफ सब डिवीजन। लिटरेचर ऑफ सब डिवीजन है जिसके लिए टेबल 2 स्टैंड है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट टाइम एफर्ट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया वर मेड बाय कि सबसे पहले किसने प्रयास किए थे पुस्तकालयों के विकास के लिए भारत के अंदर। तो जो विकास करेगा दोस्तों, जो विकास करेगा उसे ही तो कुछ न कुछ मिलेगा ना। तो हमने पढ़ा था फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया, भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक भी हमने पढ़ा था दोस्तों। और उसका आंसर दिया था हमने कि पुस्तकालयों के विकास के लिए W.A. बोर्डन को बुलाया था। मेलविल डेवी का जो शिष्य था कहाँ बुलाया था, बड़ौदा राज्य में बुलाया था। और किसने बुलाया था, सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड ने बुलाया था, ना कि फर्स्ट होगा ना ही सेकंड होगा। ये याद रखना है दोस्तों कि फर्स्ट टाइम एफर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया वर मेड बाय सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय या थर्ड दोस्तों। क्लियर। कहाँ के राजा थे, बड़ौदा राज्य के राजा थे। ऑप्शन दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारे 91। द प्रोसेस ऑफ surrogating, repackaging and compaction of the primary literature that results in creation of secondary journals is option A electronic journal, option B house journals, option C newsletter या ऑप्शन डी abstracting and indexing periodical। क्या लिखा है दोस्तों क्वेश्चन में कि प्राथमिक साहित्य के प्रतिनिधित्व, रीपैकेजिंग और संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीयक जर्नल्स का सर्जन होता है वह है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक जर्नल, ऑप्शन बी हाउस जर्नल, ऑप्शन सी न्यूज़लेटर, ऑप्शन डी आवधिक प्रकाशन का सारकरण या अनुक्रमणीकरण। तो बताइए दोस्तों राइट आंसर इसका 91 का राइट आंसर क्या होगा। निकालते हैं दोस्तों क्वेश्चन, एक सेकेंड। 91 ये रहा दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर। 91 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग पीरियोडिकल। क्या होगा, एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग पोर्टल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, AACR स्टैंड्स फॉर कि AACR है उसका पूर्ण रूप क्या है, पूरा नाम क्या है दोस्तों। तो ऑप्शन ए है एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल्स, ऑप्शन बी एशियन एंड अफ्रीकन कैटालॉगिंग रूल्स, ऑप्शन सी है एंग्लो अमेरिकन कंप्यूटर रूल्स और ऑप्शन डी है एंग्लो अफ्रीकन कैटालॉगिंग रूल्स। तो हमने तो पढ़ा है दोस्तों एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल्स पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, हमने तो ये पढ़ा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल्स, AACR इसका राइट आंसर होगा। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर इंडियन कॉपीराइट लॉ कॉपीराइट इज ग्रांटेड फॉर लिटरेरी वर्क की एक लिटरेरी कार्य के लिए, साहित्यिक कार्य के लिए भारतीय कॉपीराइट अधिनियम के तहत कॉपीराइट कितने समय के लिए, कितने वर्ष के लिए ग्रांट रहता है दोस्तों, संरक्षित रहता है लेखक के लिए। ऑप्शन नंबर ए है 50 ईयर्स ऑफ द डेथ ऑफ द ऑथर, ऑप्शन बी 60 years after the death of the author, ऑप्शन सी 60 year after the book is published या ऑप्शन डी 50 years after the book is published। तो याद रखना दोस्तों, चाहे भारतीय पुस्तकालय जो है, भारतीय प्रतिलिपि अधिकार या कॉपीराइट लॉ है या इंटरनेशनल लॉ है, दोनों में है तो ऐसा ही कि लेखक की मृत्यु के बाद के कुछ वर्षों तक लागू रहेगा ये कॉपीराइट एक्ट। लेकिन भारत के लिए इंडियन कॉपीराइट लॉ की बात करें तो वो रहता है 60 years आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर, और इंटरनेशनल कॉपीराइट की बात करें तो वो रहता है 70 years आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर। यानी दोनों में फर्क क्या है कि भारतीय कॉपीराइट लॉ तो 60 वर्षों तक है मृत्यु के, लेखक की मृत्यु के बाद,
और जो इंटरनेशनल है वो 70 वर्ष तक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, इंडियन से संबंधित क्या पूछा है, देखो ध्यान से क्वेश्चन में कि एज पर इंडियन कॉपीराइट लॉ, तो कॉपीराइट लॉ इंडिया में के तहत कितनी दोस्तों रहता है, ग्रांट रहता है। तो बताइए ऑप्शन नंबर राइट कौन सा होगा, 93 का। तो 93 का ऑप्शन राइट है दोस्तों आपका। 60 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर, लेखक की मृत्यु के 60 वर्ष बाद तक इंडियन कॉपीराइट लॉ लागू रहता है दोस्तों। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि ISBD स्टैंड्स फॉर, ISBD का पूरा नाम अभिप्राय क्या है। ऑप्शन ए इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉर बुक एंड डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन बी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, ऑप्शन सी इंडियन सिस्टम फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। तो बताइए दोस्तों ISBD स्टैंड्स फॉर, इसका राइट आंसर क्या होगा, ISBD किसके लिए स्टैंड है। तो ऑप्शन क्या है दोस्तों, A B C। तो बताइए इसका राइट आंसर इनमें से कौन सा है 94 में से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन, ISBD का पूरा नाम है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है UGC नेट का, तो ये फेवरेट क्वेश्चन रहता है दोस्तों। TKDL ये पूछा जाता है और बहुत सारे लाइब्रेरियन एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि TKDL इज डेवलप्ड एंड मैनेज्ड बाय, कि TKDL जो है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया, किसके द्वारा मैनेज किया जाता है। ऑप्शन ए आयुष एंड नेशनल लाइब्रेरी, ऑप्शन बी CSIR एंड आयुष, ऑप्शन सी नेशनल लाइब्रेरी एंड RRLF, ऑप्शन डी CSIR एंड RRLF। दोस्तों ये आप बताओगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, 95 का राइट आंसर क्या होगा। तो मैं बताता हूं कि TKDL है जिसको डेवलप्ड और मैनेज्ड अगर दोनों की बात आती है तो वो दोनों ही करता है CSIR एंड आयुष मंत्रालय, आयुष मिनिस्ट्री करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब ये आप बताओगे कि TKDL क्या है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे आप दोस्तों कि TKDL ये है दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्ट सुटेबल फॉर लाइब्रेरी यूज, कि कंप्यूटर कौन से प्रकार का जो कंप्यूटर है वो लाइब्रेरी के लिए मोस्ट सुटेबल होता है, सही रहता है दोस्तों, व्यवस्थित होता है। ऑप्शन ए एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन बी डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन सी हाइब्रिड कंप्यूटर, या ऑप्शन डी स्मॉल कंप्यूटर। तो बताइए राइट आंसर कौन सा होता है, कौन से प्रकार का कंप्यूटर लाइब्रेरी के लिए उपयुक्त होता है। तो वो होता है दोस्तों 96 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी डिजिटल। कौन सा, डिजिटल, जो डिजिटल प्रकार का कंप्यूटर है वो लाइब्रेरी के लिए उपयुक्त रहता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, 97। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नोटेशन हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर SR रंगनाथन। दोस्तों नोटेशन की पूरी एक क्लास, जितना अंकन बोलते हैं जिसको, नोटेशन की पूरी एक क्लास बनी हुई है दोस्तों। आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में यूट्यूब चैनल पर लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के अंदर। अगर वो नोटेशन की आप पूरी क्लास लगा लेते हैं तो इससे रिलेटेड कई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसका आंसर आसानी से इजीली दे पाएंगे दोस्तों। तो आपने नहीं पढ़ा है नोटेशन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, तो आप एक बार दोस्तों वो क्लास जरूर देखना। नोटेशन की लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की जो यूनिट है उसके अंदर वो क्लास है नोटेशन, आपके YouTube चैनल पर ही प्लेलिस्ट में बनी हुई है दोस्तों वो क्लास। तो 97 का राइट आंसर क्या है दोस्तों कि नोटेशन के कितने प्रकार हैं जिनको डॉक्टर SR रंगनाथन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, या ऑप्शन डी दोस्तों 3। तो बताइए 97 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों रंगनाथन जी के अनुसार। जनरली नहीं पूछा, रंगनाथन जी के अनुसार पूछा है दोस्तों। तो वो राइट आंसर है इसका 4। क्या है, 4, 4। रंगनाथन जी के अनुसार 4 दोस्तों राइट आंसर होगा कितना, 97 का B 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन,
लोटकास लॉ रिलेटेड टू, दोस्तों जो भी बिबिलियोमेट्री रिलेटेड लॉ है, जितने भी नियम है लोटका का, ब्रैडफोर्ड का, जिफ का, तो इन नियम को अच्छे से रीड करना। ये हर एक एग्जाम पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं और आते ही हैं। कभी लोटकास लॉ पूछा जाता है, कभी जिफ्स लॉ पूछा जाता है, कभी ब्रैडफोर्ड लॉ, स्कैटरिंग ऑफ ब्रैडफोर्ड लॉ भी पूछा जाता है। तो इनको एक बार पढ़ लेना दोस्तों। तो ऑप्शन है ए, लोटकास लॉ किससे संबंधित है? ऑप्शन ए साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन बी स्कैटरिंग ऑफ periodicals, ऑप्शन सी ऑब्सलेंस ऑफ लिटरेचर, ऑप्शन डी सी पेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो 98 का राइट आंसर क्या है दोस्तों कि लोटका का जो नियम है ना वो किसके लिए रिलेटेड है? साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी के लिए है दोस्तों। साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी इसका राइट आंसर होगा, लोटकास लॉ रिलेटेड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इन मार्क 21, मैंने बताया था मार्क के जितने भी टैग्स हैं उनको अच्छे से रीड करना है। तो अगर आपने रीड किया है तो इसका राइट आंसर आप बता दोगे। इन मार्क 21 सब्जेक्ट एक्सेस फील्ड्स आर, इन मार्क 21 सब्जेक्ट्स एक्सेस फील्ड्स आर, ऑप्शन ए 4, 5, 6 या 3। तो बताइए दोस्तों ऑप्शन क्या हो, राइट आंसर क्या होगा? 99 का राइट आंसर। तो याद रखना राइट आंसर सब्जेक्ट एक्सेस टू मार्क किस का राइट आंसर है? 6xx। दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी आंख इसका राइट आंसर कर लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारे आज के दोस्तों अंतिम क्वेश्चन की ओर, और कल इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन का प्रयास करेंगे हम दोस्तों। तो आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, कि पहला संस्करण किसका? इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का वाज पब्लिश्ड इन मैनी वॉल्यूम, पब्लिश्ड इन हाउ मैनी वॉल्यूम, यानी कितने खंडों में इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी दोस्तों 2। तो बताइए 3, 6, 5, 2 कौन सा राइट आंसर होगा कि द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका वाज पब्लिश्ड इन हाउ मेनी वॉल्यूम्स? तो दोस्तों वो वॉल्यूम्स बात करें तो वो वॉल्यूम्स थी 3। अब 3 वॉल्यूम कौन कौन सी है? इन तीनों वॉल्यूम के नाम आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कुछ स्टूडेंट बताते हैं जो मैं कहता हूं, कुछ स्टूडेंट नहीं बताते हैं। तो जो बताते हैं तो मैं कह देना चाहूँगा कि वो सीरियस स्टूडेंट हैं, वो अच्छे से अपनी जो दिशा में डायरेक्शन में उन्हें जाना चाहिए वो उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं दोस्तों। तो आप आंसर देने का प्रयास कीजिए, चाहे वो गलत हो या सही हो दोस्तों। जब एक बार आप गलत भी कर दोगे तो आपको उसका राइट आंसर जब पता चल जाता है तो दोबारा कभी उसका गलत उत्तर या रॉन्ग आंसर नहीं दोगे दोस्तों। इसीलिए ट्राई कीजिए, प्रयास कीजिए दोस्तों, प्रयास ही आपको आगे ले जाएगा। तो जितना समय आपके पास बचा है उस समय में आप प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। प्रीवियस ईयर पेपर की, मॉक टेस्ट की दोस्तों जितनी कर सकते हैं, ऑथेंटिक क्वेश्चंस की, फाइनल आंसर की जो एग्जाम पेपर की रहती है उनसे कीजिए, ताकि आप कुछ गलत भी ना पढ़ें और कुछ नया पढ़ने से दोस्तों आप बचना आप। और LIS लर्निंग एकेडमी के YouTube चैनल के पास बने रहिए, साथ बने रहिए दोस्तों। मैंने कहा था आने वाले समय में क्लासेस बढ़ा दी जाएगी, तो बिल्कुल बढ़ा दी जाएगी दोस्तों। आप LIS लर्निंग एकेडमी के साथ बने रहिए, क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, और लाइक करना भी मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, LIS लर्निंग एकेडमी के YouTube चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।